एक नई शुरुआत, एक नई हौसलों के साथ ही चीज को अगर हम एनिमल बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे हम उसको एनिमल बोल रहे हैं। सर साहब जी की बीबी जो है वो नाइस है, तो आप एकदम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारा का सारा जो 9 क्राइटेरिया है इसको आप चुटकी में याद रख सकते हैं। चलिए क्या क्या बेसिक फीचर होगा तभी हम उसको वो ऑर्गेनिज्म एनिमल कहलाने लायक होगी। सेलुलरिटी, पहला मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए है। और इस बंदी के जीवन में बहुत सारा अलग अलग बंदा है जो इसके क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। मतलब ट्री बस एक्सिस और प्लेन का ही क्या है, खेला है। सेंट्रल लाइन से देहाती भाषा में बोले तो बीचों बीच फाड़ दिए। ले कैसे किए, जैसे क्या करते हैं आप, लकड़ी फाड़ते हैं तो कुल्हाड़ी लेके क्या करते हैं, एकदम ऐसे सट से फाड़ दिए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इस बॉडी को। ये क्या है, लड़का है और वो साड़ी पहन लिया है। अब वो क्या है कि वो लड़की है नहीं, लेकिन साड़ी पहन लिया, लड़की जबरदस्ती लड़की बनने की कोशिश कर रहा है। बताइए कैसे होगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, आसान भाषा में क्या बोलते हैं, आसान भाषा में सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन। एक नई शुरुआत, एक नई हौसलों के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर एक बार हायर साइंसेस की एक नई प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बैचलर्स लेवल में जो पढ़ाया जाता है जूलॉजी में, किंगडम एनिमेलिया और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस को जनरली देखेंगे, एकदम पूरा डिटेल्स में देखेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम क्या है, टॉपिक मेरा क्या है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जैसे किसी चीज को अगर हम एनिमल बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे हम उसको एनिमल बोल रहे हैं, उस पर कुछ ऐसे फीचर होगा जिसके बेसिस पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, एनिमल बोल रहे हैं। जैसे मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा है। इसको हम लोग अभी तुरंत जस्ट बाद देख लेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले, ये जो टॉपिक है इसको जानने से पहले हमको थोड़ा पीछे जाके अपना बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या है, एक जैसे चीज़ों को एक जगह पर रख देना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। एक जैसे चीज़ों को एक जगह पर रख देना ही क्लासिफिकेशन है। क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता क्या है, एनिमल्स जो है, देखिए क्लासिफिकेशन होता क्या है, एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर, एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर, एनिमल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज, बेस्ड ऑन देयर similarities, based on their similarities, based on their similarities they share, based on their similarities they share। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल को हम लोग ग्रुप कर रहे हैं किस पे, उनके सिमिलरिटीज, उनमें जो समानताएं हैं उसके बेसिस पे। यानी एक जैसे चीज़ों को एक जगह पर रख देना ही क्या है, मेरे पास क्लासिफिकेशन है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग सिमिलर थिंग, क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पुटिंग सिमिलर थिंग, पुटिंग सिमिलर थिंग, एक जैसे चीज़ों को एक जगह पर रख देना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। हो सकता है कि पुटिंग सिमिलर थिंग इन सेम प्लेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कि पुटिंग सिमिलर थिंग, एक जैसे चीज़ों को, पुटिंग सिमिलर थिंग, पुटिंग सिमिलर things in same place, putting similar thing in one place is called classification, is called classification। एक जैसे चीज़ों को एक जगह पर रख देना ही मेरे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। देखिए,
इस धरती पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं, पूरा डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, किसके आधार पर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं उनके आधार पर एक जगह पर एक जगह पर रख देना, ग्रुपिंग कर देना क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो ह्यूमन ने सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही क्या कर दिया था, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। यानी जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तभी से ह्यूमन ने क्या कर दिया था, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्ट, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्ट, ह्यूमन स्टार्ट टू क्लासीफाई, ह्यूमन ने क्या किया था, ह्यूमन स्टार्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट्स टू क्लासीफाई, ह्यूमन स्टार्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, किसको, ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन ने क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब से सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ तभी से ह्यूमन ने क्या किया था, डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया था। बट वो जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, वो क्लासिफिकेशन नीड पे बेस्ड था, यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, ये हम लोग का बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग पे था। बेसिकली ये क्या था, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। कौन दिया था बताइए, एरिस्टोटल ने दिए थे। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिए थे। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने दिया था। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हर्ब और सर्ब में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को आरबीसी के बेसिस पे, विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी में क्लासिफाई किया था। जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन दिए थे, एरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट्स को किसमें क्लासिफाई किया था, सर्ब एंड हर्ब में, सर्ब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किए थे। और एनिमल्स को किसमें क्लासिफाई किए थे, विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी, विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी में क्या किए थे, क्लासिफाई किए थे। तो फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इसका बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजी, सर्ब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी में क्लासिफाई किए थे। और इसके बाद क्लासिफिकेशन का सिलसिला चालू हो गया। फर्स्ट किंगडम यानी 1 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्या आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। यानी क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का सिलसिला लगातार चलता गया। और जो फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेबल और सबसे फेमस क्लासिफिकेशन था वो किसका था, वो था R.H. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो सबसे फेमस है और फेमस एंड मोस्ट जो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन वो किसका था, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था वो R.H. व्हिटेकर, मोस्ट स्टेबल क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. व्हिटेकर इन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सबसे फेमस और मोर एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, वो रिवॉल्यूशनरी वर्क था क्लासिफिकेशन की दुनिया में, वो था R.H. व्हिटेकर का। किसका, R.H. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था,
पूरे डाइवर्सिटी को, किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे डाइवर्सिटी को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। वो 5 किंगडम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किसमें किसमें, आर.एच. व्हिटेकर का 1969 में आया था और उसने 5 किंगडम क्या क्या था, 5 किंगडम था, 5 किंगडम वो था, 5 किंगडम था मोनेरा, पहला था मोनेरा, पहला क्या था मोनेरा, दूसरा क्या था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, चौथा था प्लांटी एंड पांचवा था एनिमेलिया। पांचवा क्या था, एनिमेलिया था। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इसे किस बेसिस पे क्लासिफाई किए थे, इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस था सेल का जो स्ट्रक्चर, यानी सेल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उसके बाद थैलस का ऑर्गेनाइजेशन। किस बेसिस पे, आर.एच. व्हिटेकर का जो बेसिस था, क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, बेसिस था, पहला बेसिस था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पहला बेसिस क्या था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा बेसिस मेरे पास क्या था, पहला थैलस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर था। तीसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तीसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चौथा मेरे पास क्या था, रिप्रोडक्शन था, क्या था, रिप्रोडक्शन था। और पांचवा जो मेरे पास था वो क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन और क्या होता है सेल स्ट्रक्चर, अलग अलग सेल को यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनके बेसिस पे कौन क्या है, ये है सेल स्ट्रक्चर। फिर कैसे जो एनिमल्स है वो कैसे फूड इंजेस्ट करता है, उसके बेसिस पे ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करता है, ये सेक्सुअल करता है, उस बेसिस पे। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इवोल्यूशन के साथ क्या कैसे उसका लिंकअप है। तो ये बेसिस था किसका, आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये बेसिक है और बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होगा आपको टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकता है। तो ये उनका बेसिक क्या था, बेसिस था क्या करने का, क्लासिफाई करने का, किसका, आर.एच. व्हिटेकर का। अब ये जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, इन पांचों के बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया, पूरे के पूरे एनिमल डाइवर्सिटी को 5 की मतलब किंगडम में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। और इन पांचों किंगडम में जो किंगडम एनिमेलिया था, ये जो पांचों किंगडम आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम में किंगडम एनिमेलिया सबसे बड़ा किंगडम था। क्या था, सबसे बड़ा किंगडम था। और इसके अंडर में 3 से लेके 300 मिलियन स्पीसीज आते हैं। कितना स्पीसीज आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम जो एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में 3 से लेके 300 मिलियन, 3 से लेके 300 मिलियन स्पीसीज आते हैं। 3 से लेके 300 मिलियन स्पीसीज क्या होते हैं, आते हैं। और जिनको 11 मेजर फाइलम में, कितना, 11 मेजर फाइलम में बांटा गया है। 11 मेजर फाइलम में, 11 मेजर फाइलम, डिवाइड इनटू 11, मतलब पूरा का पूरा किंगडम एनिमेलिया में 3 से लेके 300 मिलियन स्पीसीज आते हैं। 3 से 300 मिलियन स्पीसीज आते हैं और उनको 11 मेजर जो फाइलम है एनिमल किंगडम को, उसमें डिवाइड किया गया है। और जो डिवीजन है 11 मेजर फाइलम वो क्या क्या है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये तो हो गया पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गया। अब असल टॉपिक यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। देखिए अब यहाँ से असली टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम किसी को चोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को चोर बोलेंगे। जैसे आपका कोई दोस्त है
और आप गए और उसको हमेशा से क्या बोल दे, ओए तेरे को हम आपुन तेरे को चोर बोलता है, तो क्या करेगा, एक झाप मारेगा चाटा एक झाप मारेगा कि नहीं, एक झाप, जाहिर सी बात है एक झाप मारेगा। तो आप किसी को चोर बोल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पक्का प्रूफ होना चाहिए कि वो चोरी किया है। यानी आप किसी को चोर बोलेंगे तो उसके अंदर मतलब उसमें कुछ ऐसा लक्षण होना चाहिए चोरों वाला, उसके अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिन कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्या बोल रहे हैं कि ये चोर है। या तो वो दूसरे का सामान लेके भाग जाता है, या दूसरे के घर में बिना बोले घुस जाता है, वगैरह वगैरह आदि इत्यादि बहुत सारा कैरेक्टर हो सकता है। वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक क्या है, वैसे ही हम किसी चीज को मतलब किसी को मतलब एनिमल बोल रहे हैं तो एनिमल कहलाने के लिए जो बेसिक फीचर है वो क्या क्या है, इसी टॉपिक में हमको किंगडम एनिमलिया एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अब हमको पढ़ना है। तो एनिमल्स कहलाने के लिए जो बेसिक फीचर है इसको हम अब देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, बेसिक फीचर, बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम, बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल तभी बोल सकते हैं जब ये बेसिक फीचर हो उसके अंदर। तो बेसिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमलिया को हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। चलिए क्या क्या बेसिक फीचर होगा तभी हम उसको वो ऑर्गेनिज्म एनिमल कहलाने लायक होगा, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होना चाहिए, पहला जो बेसिक फीचर है वो होना चाहिए मेरे पास मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलरिटी। पहला मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए। यानी इसको बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। यानी ये एक बंदी है और इस बंदी के जीवन में बहुत सारा अलग अलग बंदा है जो इसके क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। मतलब इस बंदी के लाइफ में अलग अलग क्या है, बंदा है जो क्या करता है, डिफरेंट उसका जो अलग अलग नीड होता है उसको पूरा करता है। कोई इसके लिए क्या करता है, नेकलेस गिफ्ट करता है, कोई इसको बाइक में घुमाने ले जाता है लॉन्ग ड्राइव में, कोई इसको पूरा रात भर जग के इसके साथ फोन में बात करता है। तो अलग अलग क्या है, नीड को अलग अलग बंदा पूरा करता है। वही चीज क्या है, मल्टी सेलुलरिटी है। यानी क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने मिलता है। तो वो तो अलग बात हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन मल्टी सेलुलरिटी होगा बेसिक फीचर में तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मतलब एनिमल बोल सकते हैं। पहला मल्टी सेलुलरिटी है, यानी क्या, कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ मेनी different type of cell, composed of many different type of cell, composed of many different type of cells, different type of, composed of many different type of cells that work together, composed of many different type of cell that work together to perform various function, क्या होता है, अलग अलग फंक्शन को, अलग अलग नीड को पूरा करने के लिए अगर बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या करते हैं, होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलरिटी बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलरिटी बेसिक फीचर हो गया किंगडम एनिमलिया का। दूसरा क्या होना चाहिए बेसिक फीचर में, यूकैरियोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। क्या होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप लोग क्लास 11 में इसको पढ़ चुके होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी मेरे पास क्या है, मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है और बॉस अभी अकेला फैक्ट्री स्टार्ट किया है, तो बॉस उसमें क्या है, अकेले है, वही सारा काम करता है। और केविन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक छोटा सा एक जगह है, एक रेंट में ले लिया है घर और उसी घर में सारा काम होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक मतलब क्या है, एडवांस है, न्यू है। यू का मतलब होता है न्यू, एडवांस है, मोर एडवांस है। क्या है यूकैरियोटिक मतलब मोर एडवांस्ड है। यानी अब बॉस क्या है, काम कर करके इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बॉस क्या है, बड़ा आदमी बन गया है। बॉस के पास बैठने के लिए अपना क्या है, स्पेसिफिक केबिन है। स्पेसिफिक केबिन में भी अलग अलग मतलब अलग अलग जगह है, अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है। लाइसोसोम के लिए अलग डिपार्टमेंट, गोल्जी कम्प्लेक्स के लिए अलग केबिन हो गया। मतलब अभी क्या है, ये यूकैरियोटिक एडवांस है। यानी इसका जो चारों तरफ है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका चारों तरफ क्या है, घेरा लगा हुआ है। यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है। यानी यूकैरियोटिक का मतलब होता है सेल्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, सेल्स विथ
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सेल्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, सेल के चारों तरफ न्यूक्लियस जो है सेल के बीच में, उसके चारों तरफ क्या है, घेरा घेरा हुआ है, किसका, मेम्ब्रेन लगा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्या है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया को ले सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले सकते हैं। इन सब में क्या है ना, इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे हम लोग मान लेते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर यूकैरियोटिक सेल एडवांस है, इसीलिए न्यूक्लियस के चारों ओर मेरे पास क्या होगा, घेरा होगा, मेम्ब्रेन होगा और बाउंड्री होगा मेम्ब्रेन का। तो ये हो गया बेसिक फीचर हम लोग देख रहे हैं किसका, एनिमल कहलाने के लिए क्या क्या बेसिक फीचर है। पहला मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए, दूसरा यूकैरियोटिक होना चाहिए, तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है, तीसरा है मेरे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस मतलब ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट एनिमल यानी पूरा का पूरा एनिमल को, या मैंने पार्ट ऑफ एनिमल और कंप्लीट प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट को क्या करता है, इंजेस्ट कर जाता है। यानी या तो पूरा का पूरा एनिमल को गटक कर निकल जाएगा, या क्या करेगा, उसका कुछ हाथ खींच लिया और खा लिया कचक कड़च कड़च करके। तो क्या हो गया, अगर एनिमल कंप्लीट एनिमल और कंप्लीट मतलब पार्ट ऑफ एलिमेंट या पार्ट ऑफ एनिमल या कंप्लीट प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट को कोई डायरेक्ट क्या करता है, निगल जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एनिमल क्या करता है, एनिमल इंजेस्ट, निगल जाता है, एनिमल इंजेस्ट कंप्लीट एनिमल और पार्ट ऑफ एनिमल, कंप्लीट एनिमल और पार्ट ऑफ एनिमल, कंप्लीट एनिमल और पार्ट ऑफ एनिमल और कंप्लीट प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट, कंप्लीट प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है पकड़ के कड़च करके निकल लेना। कंप्लीट प्लांट हो सकता है या पार्ट ऑफ प्लांट हो सकता है, कंप्लीट एनिमल हो सकता है या पार्ट ऑफ एनिमल हो सकता है। तो एनिमल कहलाने के लिए ये तीसरा फीचर क्या होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। चौथा फीचर इसका हम लोग देख लेते हैं। चौथा फीचर जो होना चाहिए एनिमल कहलाने के लिए, बेसिक फीचर जो है वो लैक ऑफ सेल वॉल। क्या होना चाहिए, सेल वॉल नहीं होना चाहिए। अगर सेल वॉल हो जाएगा तो वो तो प्लांट्स का फीचर हो गया, एनिमल का फीचर तो नहीं हुआ। तो बेसिक फीचर एनिमल कहलाने के लिए सेल वॉल नहीं होना चाहिए। देखिए एनिमल सेल प्लांट सेल के जैसा नहीं होता है, तो एनिमल सेल प्लांट सेल के जैसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट तो करते हैं, यानी मतलब ये अपना क्या करते हैं, एक जगह रखे, मतलब जो ये है, मतलब जो उसका तना है, तना का अलग अलग पार्ट है, पत्ता डाली, ये सबको हिलाते तो हैं, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन यानी गमन, यानी चल सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, यानी अपना डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर सेल वॉल होगा किसमें, एनिमल में, तो वो रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो एनिमल को क्या करेगा, लोकोमोशन में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। लेकिन इसीलिए लैक ऑफ सेल वॉल, अगर सेल वॉल नहीं होगा तो एनिमल मोर फ्लेक्सिबल होगा और वो क्या करेगा, आसानी से क्या कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। तो लैक ऑफ सेल वॉल, अनलाइक प्लांट सेल, अनलाइक का मतलब ऐसा नहीं है, प्लांट सेल के जैसा नहीं है। अनलाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, अनलाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल do not have, unlike plant cell, animal cell do not have cell wall। मतलब क्या होता है,
सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। which provides it, जो इसको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है एनिमल को, which provides it more flexibility, क्या प्रोवाइड करता है, more flexibility प्रोवाइड करता है फॉर लोकोमोशन। लेकिन आप यहाँ पूछ सकते हैं कि जो एनिमल लोकोमोशन नहीं करते हैं उनमें क्या, मैंने इसका क्या काम है, लैक ऑफ सेल वॉल नहीं, मतलब सेल वॉल नहीं होगा तो उसका क्या फायदा होगा उस एनिमल को। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं जो एनिमल है जो जैसे क्या है सेडेंट्री है, जो मूव नहीं करते हैं, उनमें क्या होता है सेल वॉल नहीं होने से कम से कम उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो क्या कर सकते हैं अपने फूड कैप्चरिंग, मतलब ऑर्गेन को अलग अलग मतलब मूव करने में थोड़ा सा उनका फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये चौथा फीचर हो गया क्या, लैक ऑफ सेल वॉल। अभी हम लोग जो नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं, एनिमल कहलाने के लिए और क्या फीचर चाहिए, पांचवा फीचर देख लेते हैं। पांचवा फीचर जो बेसिक फीचर है किंगडम एनिमेलिया का, वो है मेरे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, न्यूट्रिशन पोषण की ऐसा विधि, न्यूट्रिशन की ऐसा विधि जिसमें एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism relay in मतलब डिपेंड होता है, relay on other organism मतलब न्यूट्रिशन की ऐसा मोड, ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म रिले यानी डिपेंड होता है अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, मतलब भोजन के लिए क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होता है। तो ये चौथा मेथड, सॉरी ये पांचवा हो गया क्या, बेसिक फीचर किसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमल कहलाने के लिए। क्या पांचवा क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका अलग अलग मेथड्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग अलग मतलब मेथड्स हो सकता है। हार्बीवोरी हो सकता है, हार्बीवोरी यानी मतलब शाकाहारी। उसके बाद क्या मतलब ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, दो तीन जैसे इसका डिफरेंट मेथड है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो डिपेंडेंट रह के दूसरे से भोजन करना, ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका क्या है मेरे पास अलग अलग मेथड है। जैसे मेथड में क्या आता है, डेट्रीवोरी आता है, हार्बीवोरी आता है, और ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये पांचवा बेसिक फीचर किसका हो गया, किंगडम एनिमेलिया का। तो इससे आप नोट्स बना सकते हैं, हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो लास्ट और इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, मतलब किंगडम एनिमेलिया का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो अलग अलग मेथड्स है किसका ना, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो अलग अलग मेथड्स है किसका, ये क्या है ना, बेसिक फीचर है किसका। इसको हेडिंग बार बार लिखना पड़ता है। बेसिक फीचर है किसका, बेसिक फीचर है एनिमल का। बेसिक फीचर है किसका, एनिमेलिया का। किसका बेसिक फीचर है, एनिमेलिया का। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो डिफरेंट टाइप ऑफ यानी अलग अलग जो मेथड है, उसमें मेरे पास आ जाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, यानी शिकार करके मैंने खाना। उसके बाद क्या आता है, प्रीडेशन के बाद आता है हार्बीवोरी। हार्बीवोरी मतलब हार्ब्स को, यानी जो ट्री नहीं होते हैं जिनमें हार्ब्स होते हैं उनको खाना, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको हार्ब्स कहा जाता है उसको खाना। फिर होता है क्या, मेरे पास डेट्रीवोरी होता है। डेट्रीवोरी क्या होता है ना, जो सड़े गले से ये से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या डेट्रीवोरी। तो वेरियस मेथड जिसका था किसका, वेरियस मेथड, जो वेरियस मेथड था किसका, वेरियस मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरियस मेथड था किसका, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो वेरियस मेथड था, वेरियस मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक क्या क्या हो सकता है, वो प्रीडेशन हो सकता है, प्रीडेशन
यानी प्रीडेशन शिकार करना, हार्बीवोरी हार्ब को खाना, हार्बीवोरी HERBIVORY हार्बीवोरी, प्रीडेशन हार्बीवोरी और डेट्रीवोरी हो सकता है, यानी जो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो बेसिक फीचर और एक है जो इंपॉर्टेंट है, यानी 5-6 लिख दीजिएगा तो एग्जाम में हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है, छठा जो है बेसिक फीचर वो हो गया लोकोमोशन। क्या हो गया, लोकोमोशन। लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, लोकोमोशन। एनिमल जो है, अलग अलग एनिमल अलग अलग फॉर्म का लोकोमोशन करता है। कोई क्या करता है, फ्लैजला के सहायता से मूव करता है, कोई सिलिया के सहायता से मूव करता है, कोई WBC की तरह क्या करता है, एमीबॉयड मूवमेंट शो करता है। तो लोकोमोशन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और जिस पे डिपेंड होके एनिमल क्या करता है ना, अपना जो है फूड भोजन लेता है, शेल्टर लेता है, अलग अलग जगह की व्यवस्था करता है रहने के लिए, शेल्टर, तो ये करता है। तो लोकोमोशन भी क्या है, बेसिक फीचर है, एनिमल कहलाने के लिए बेसिक फीचर है। लोकोमोशन क्या है, एनिमल्स आर कैपेबल, एनिमल क्या करता है, एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ सम फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, कैपेबल ऑफ, एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ सम फॉर्म या वेरियस फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, अलग अलग, कैपेबल ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन अच्छा रहेगा, कैपेबल ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, अलग अलग टाइप का क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन शो करता है। एनिमल आर कैपेबल ऑफ capable of showing, animal are capable of showing different form of locomotion, different form of locomotion शो करता है, different form of locomotion, animals are capable of showing different form of locomotion, अलग अलग तरह का locomotion शो करता है। to move around, कहाँ पे move around environment, मतलब अपने आसपास के चारों ओर इन्वायरमेंट में, मूव अराउंड इन्वायरमेंट फॉर फूड शेल्टर, फॉर किसके लिए, फॉर फूड शेल्टर, अलग अलग नीड के लिए, फूड शेल्टर ETC के लिए, फॉर फूड शेल्टर ETC। तो ये हो गया बेसिक फीचर, सारा का सारा मेरे पास 6 लिख देने से जनरली एग्जाम में 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। तो पहला क्या हो गया मेरे पास, जो हम लोग देख लिए हैं, पहला हो गया मेरे पास मल्टी सेलुलरिटी होना चाहिए एनिमल कहलाने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, यूकैरियोट्स होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए मेरे पास, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी पकड़ के निगल लेना पूरा का पूरा एनिमल को या उसका कुछ पार्ट को, या पूरा का पूरा प्लांट को या उसका कुछ पार्ट को, ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, लैक ऑफ सेल वॉल होना चाहिए, यानी सेल वॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरा क्या पास क्या होना चाहिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना चाहिए अपने भोजन के लिए। उसके बाद मेरे पास जो हो गया वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक मेथड का अलग अलग मतलब वेरियस मेथड हो सकता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिक फीचर है किंगडम एनिमलिया का। अब हम लोग क्या देख लेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन देख लेंगे। किसका देख लेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑफ किंगडम एनिमलिया। तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन में क्या देख लेंगे अभी हम लोग, बेसिक मतलब आउटलाइन क्लासिफिकेशन किसको देखेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन किसका, आउटलाइन क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन किसका, ऑफ किंगडम एनिमलिया का। किसका, किंगडम एनिमलिया का हम लोग क्या देखेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है। किसको, एनिमल किंगडम को। ये मेरे पास क्या है, किंगडम एनिमलिया, यानी एनिमल किंगडम है। किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम को हम क्या करते हैं, इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, 2 सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। पहले एनिमल किंगडम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 एनिमल क्या है, किंगडम है, उसको हम 2 सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। किसमें, 2 सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। तो 2 सब किंगडम में हम एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिए। पहला हो गया, पहला सब किंगडम मेरे पास जो है वो है प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ पहला सब किंगडम है किसका, किंगडम एनिमलिया का। फिर दूसरा सब किंगडम क्या है, यूमेटाजोआ। क्या है, यूमेटाजोआ। जो यूमेटाजोआ है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। तो एनिमल किंगडम को
हम लोग सबसे पहले 2 सब किंगडम में डिवाइड किए। पहला हो गया मेरे पास प्रोटोजोआ, दूसरा हो गया यूमेटाजोआ। फिर जो यूमेटाजोआ है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें? यूमेटाजोआ को 3 इंफ्रा किंगडम में, किसमें? यूमेटाजोआ को हम क्या कर रहे हैं 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें डिवाइड कर रहे हैं? 3 इंफ्रा किंगडम में। तो क्या हो, कैसे डिवाइड करते हैं 3 इंफ्रा किंगडम में, देख लेते हैं। 1 2 और ये 3, 3 इंफ्रा किंगडम में हम डिवाइड कर लेते हैं। किसको? यूमेटाजोआ को। यूमेटाजोआ को 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड करेंगे। वो डिवीजन क्या हो जाएगा मेरे पास? पहला हो जाएगा मेजोजोआ, मीजोजोआ। फिर क्या हो जाएगा? पैराजोआ, मीजोजोआ, पैराजोआ। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटेरोजोआ। मीजोजोआ, पैराजोआ और इंटेरोजोआ। तो जो एनिमल किंगडम था उसको हमने क्या किया 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। पहला मेरे पास क्या हो गया? प्रोटोजोआ, दूसरा क्या हो गया? यूमेटाजोआ। जो यूमेटाजोआ था उसको 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किया, मीजोजोआ, पैराजोआ, इंटेरोजोआ। जो इंटेरोजोआ है, क्या है? जो इंटेरोजोआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस इंटेरोजोआ को 2 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? इंटेरोजोआ, जो इंटेरोजोआ है उस इंटेरोजोआ को हम क्या करते हैं 2 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। 2 ग्रेड में डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रेड मेरे पास इंटेरोजोआ का जो 2 ग्रेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटेरोजोआ का 2 ग्रेड हो जाएगा। पहला हो जाएगा रेडिएटा, क्या हो जाएगा? रेडिएटा। दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? बाइलेट्रिया। क्या हो जाएगा? बाइलेट्रिया। पहला रेडिएटा, दूसरा बाइलेट्रिया हो गया। फिर ये जो बाइलेट्रिया है, अब उस बाइलेट्रिया को हम क्या करेंगे, ये बाइलेट्रिया को 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। किसको? इस बाइलेट्रिया को फिर हम क्या करेंगे, ये तो इसका हो गया, इस बाइलेट्रिया को हम फिर क्या करेंगे 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। किसमें? 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। जो बाइलेट्रिया है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बाइलेट्रिया को 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा होता है ड्यूट्रोस्टोमिया। क्या हो गया? प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। पहला हो गया प्रोटोस्टोमिया, दूसरा मेरे पास क्या हो गया? ड्यूटेरोस्टोमिया, DEUTEROSTOMIA। पहला प्रोटोस्टोमिया, दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया। किसमें? 2 डिवीजन में डिवाइड किए। फिर उसके बाद ये जो ड्यूट्रोस्टोमिया है इसको हम लोग क्या, ये प्रोटोस्टोमिया को और ड्यूटेरोस्टोमिया को, तो जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसको 1 में डिवाइड करते हैं। जो प्रोटोस्टोमिया है उसको फिर क्या करते हैं 3 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। किसमें? 3 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। किसको? 3 सब डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं। किसको? ये प्रोटोस्टोमिया को 3 सब डिवीजन में। 3 सब डिवीजन प्रोटोस्टोमिया का मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 सब डिवीजन जो होगा प्रोटोस्टोमिया का, पहला हो जाएगा एसिलोमेटा। क्या? एसिलोमेटा, यानी जिसमें सिलोम का कोई नामो निशान नहीं है, एसिलोमेटा। दूसरा मेरे पास हो जाएगा सूडोसिलोमेटा। क्या हो जाएगा? सूडोसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा दूसरा हो जाएगा। और तीसरा मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा? एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, तीसरा हो जाएगा साइजोसिलोमेटा, साइजोसिलोमेटा। क्या हो गया? साइजोसिलोमेटा। और जो ड्यूट्रोस्टोमिया है, ये तो प्रोटोस्टोमिया आ गया, तो ड्यूट्रोस्टोमिया को हम किस में डिवाइड करते हैं? यूसिलोमेटा में, यूसिलोमेटा यानी ट्रू सिलोमेट्स, यूसिलोमेटा, यूसिलोमेटा में डिवाइड करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को 2 सब किंगडम में डिवाइड किए, प्रोटोजोआ, यूमेटाजोआ। उसके बाद यूमेटाजोआ को 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किए, मीजोजोआ, पैराजोआ, इंटेरोजोआ। फिर इंटेरोजोआ को 2 ग्रेड्स में डिवाइड किए, रेडिएटा, बाइलेट्रिया। फिर बाइलेट्रिया को हम लोग 2 डिवीजन में डिवाइड किए, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया। फिर ड्यूट्रोस्टोमिया को हम लोग क्या किए 3 सब डिवीजन में डिवाइड किए, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, साइजोसिलोमेटा। और ड्यूट्रोस्टोमिया को एक ही सब डिवीजन में डिवाइड किए, वो हो गया मेरे पास यूसिलोमेटा। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास? बेसिक आउटलाइन है किसका? एनिमल, मतलब किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन का। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो पार्ट 2 है क्वेश्चन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए पार्ट 1 ही इतना बड़ा है। इसके बाद क्या है? पार्ट 2 है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है
तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आप लोगों को मेरा बात ध्यान से समझना होगा। देखिए, जैसे आप लोगों का कॉलेज है तो अलग अलग टाइप का कॉलेज होता है, एक होता है इंटर कॉलेज, एक होता है डिग्री कॉलेज। तो कॉलेज को इस हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया हो गया वो क्या हो गया कि कॉलेज किसका है, मतलब ग्रेजुएशन वालों का है, इंटर वालों का है। इंटर वालों का होगा तो इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन वालों का होगा तो ग्रेजुएशन कॉलेज। उस हिसाब से अब जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो कॉलेज में भी हमको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ने को चुनने को मिलता है। तो दूसरा हो गया किस सब्जेक्ट है, जैसे अलग अलग क्या है, अलग अलग स्ट्रीम्स है, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। उस हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम है। जैसे साइंस में भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2, जूलॉजी, बॉटनी। फिर आर्ट्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारा वगैरह वगैरह। और वैसे ही कॉमर्स में भी अकाउंट और भी बहुत सारा है। तो पहला जो हम लोग बेसिस लिए क्लासीफाई करने के, जैसे कॉलेज किस चीज़ का है, मतलब इंटर का है या ग्रेजुएशन का है, तो मतलब वो कॉलेज हो गया, कैसा कॉलेज है। तो ये क्या हो गया, एक मतलब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हो गया। वैसे ही मेरे पास पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। देखिए, एनिमल किंगडम इतना बड़ा मतलब मेजर पूरा फाइलम है, मतलब मेजर किंगडम है, और उसमें टोटल मेरे पास 11 मेजर फाइलम आते हैं। और उन 11 मेजर फाइलम को जो बांटने का जो क्राइटेरिया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो मेरे पास 9 बेसिक क्राइटेरिया है जनरली। वो 9 बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है उसको हम लोग देख लेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया, लेकिन इसको याद रखने का एक निमोनिक्स भी है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। वो निमोनिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला निमोनिक्स क्या है, निमोनिक्स है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को जो याद रखने के लिए जो निमोनिक्स बनाया गया है वो है लाल, वो हो गया लाल सार, लाल सार साहब जी। लाल सार साहब जो है कौन है, जो लाल सार है साहब जी है, उनकी जो बीबी है, उनकी जो बीबी है वो क्या है, नाइस है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको अगर आप याद रख सकते हैं, क्या याद रखेंगे, लाल सार साहब जी की बीबी जो है वो नाइस है। तो आप एकदम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारा का सारा जो 9 क्राइटेरिया है इसको आप चुटकी में याद रख सकते हैं। पहला लाल से क्या हो गया, जो लाल है, लाल से हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हो गया मेरे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरा है मेरे पास सिमेट्री। क्या हो गया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एनिमल को बेसिस क्या है दूसरा क्लासिफिकेशन का, सिमेट्री। तीसरा मेरे पास क्या है, सिगमेंटेशन। तीसरा क्या है, सिगमेंटेशन। तीसरा क्या है, सिगमेंटेशन। चौथा क्या है, जर्मिनल लेयर। चौथा क्या है, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे भी हम एनिमल को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जर्मिनल लेयर। पांचवा मेरे पास क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी और सिलोम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिलोम। हिंदी में बोले तो देह गुहा, सिलोम। बॉडी कैविटी, उसके बाद सिलोम, उसके बाद क्या है, बॉडी प्लान। क्या है, बॉडी प्लान। उसके बाद मेरे पास क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है। उसके बाद क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और क्या है ये, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो 9 क्राइटेरिया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन 9 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा सिगमेंटेशन, चौथा जर्मिनल लेयर, पांचवा बॉडी कैविटी और सिलोम, छठा बॉडी प्लान, सातवां नोटोकॉर्ड और आठवां सर्कुलेटरी सिस्टम, नौवां मेरे पास क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। निमोनिक्स क्या है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रखने का निमोनिक्स क्या है, लाल सिंह सर जी की बीबी जो है वो नाइस है। क्या है, लाल सिंह सर की बीबी क्या है, नाइस है। इसमें लाल का मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाल सिंह का मतलब होता है सिमेट्री, सर का मतलब होता है सिगमेंटेशन, जी का मतलब होता है जर्मिनल लेयर। एक निमोनिक्स है, बस जस्ट याद रखने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। उसके बाद जी का मतलब है जर्मिनल लेयर, बी का मतलब है बॉडी कैविटी और सिलोम, बी का मतलब है बॉडी प्लान, एन का मतलब है नोटोकॉर्ड, सी का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम, ई का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम लोग एक एक करके इन सब का डिटेल्स में देख लेते हैं, क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है सिमेट्री।
तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो था वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, जो ओल्ड किताबों में आता था, नई किताबों में, न्यू बुक्स में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली हमको कहाँ देखने मिलता है? प्रोटोजोआ में देखने मिलता है, जहाँ प्रोटोजोआ की जो यूनिसेलुलर बॉडी है उसका जो सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी उसका जो सारा काम है जीवित रहने के लिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, उसको परफॉर्म करता है। किसमें देखने मिलता है? प्रोटोजोआ में देखने मिलता है। और इसको नई किताबों में कंसिडर नहीं किया गया है। नई किताब मतलब सारा का सारा जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ का सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी था वो कौन करता था? प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता था। लेकिन नए किताबों में इसको कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो न्यू किताबों के अनुसार सबसे पहले जिसको कंसिडर किया गया है वो है क्या? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सिंपली कुछ नहीं हुआ, सिंपली कुछ सेल आए, इकट्ठे हो गए और एग्रीगेट हो गए, और उन्होंने क्या किया? अपना काम करना शुरू किया, और अपना काम जैसे ही शुरू किया उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ध्यान देने वाला बात जो है, यहाँ पे टिश्यू नहीं होता है। तो इसमें क्या है ना, स्पॉन्ज में ये हमको जनरली देखने मिलता है, मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस में ये देखने मिलता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है ना, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सिंपली कुछ सेल आए, इकट्ठे हो गए, और उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इसको हम लोग बोल दिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग को जनरली किसमें देखने मिलता है? स्पॉन्जेस में, यानी पोरीफेरा में देखने मिलता है। तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर तो देखने मिलता है, लेकिन क्या टिश्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? टिश्यू एब्सेंट रहता है। क्या होता है? टिश्यू मेरे पास एब्सेंट होता है। तो उसके बाद क्या आया? सेकेंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, पोरीफेरा से सिलेंट्रेट आया, सिलेंट्रेट से टिनोफोरा आया, तो धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। क्या आया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। कई सेल जो स्ट्रक्चर में क्या थे? स्ट्रक्चर में तो सिमिलर थे। कई सेल जो क्या थे? स्ट्रक्चर में तो सिमिलर थे। उन्होंने क्या किया? साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को, मतलब एक खास काम को क्या करने लगे? परफॉर्म करने लगे। और इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली हमको सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स में देखने मिलते हैं। किसमें? सिलेंट्रेट्स में और टिनोफोर्स में हमको क्या देखने मिलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलते हैं, जहाँ पे जो सेल सेम फंक्शन, स्ट्रक्चर में भी सेम थे और फंक्शन में भी सेम थे, उन्होंने साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम, यानी एक खास तरह का काम करना शुरू किया और टिश्यू बना लिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लिए और हम लोग बोल दिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ये हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे जो टिश्यू थे, कई सारे टिश्यू ने क्या किया? मिलके एक ऑर्गन बना लिया। तो उसको हम क्या बोल दिए? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमको किस में देखने मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने मिलता है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, पहले सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर ऑर्गन लेवल, मतलब कई सारे जो टिश्यू थे उन्होंने क्या किए? एक साथ मिलके कई सारे टिश्यू क्या हुए? ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। और क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम, मतलब ये ग्रुप बना लिए और ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करने लगे, तो हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया? ऑर्गन बोल दिया। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमको जनरली किसमें देखने मिलता है ना? प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है। तो इन प्लेटीहेल्मिन्थेस टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर। टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप बना लिए, ऑर्गेनाइज हो गए और क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद क्या होगा ना, बहुत सारा ऑर्गन क्या किए? एक साथ आ गए और एक तरह का पूरा सिस्टम की तरह काम किए। जैसे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारा अलग अलग ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं? एक साथ आए
ऑर्गेनाइज हुए और एक सिस्टम की तरह, एक स्पेसिफिक सिस्टम की तरह, जैसे फूड को लेना पूरा का पूरा, मतलब उससे एब्जॉर्प्शन करना, उसके बाद पूरा न्यूट्रिएंट ले लेना, उसके बाद फीसेस के फॉर्म में उसको एनस से बाहर निकाल देना, मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसमें क्या होता है, ये जनरली हमको हायर एनिमल्स में देखने मिलता है, जो क्या होता है जिसमें जैसे हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, तो जनरली जो कॉर्डेट में होते हैं, जो पूरा का पूरा मतलब एस्के हेलिमेंथिज से लेके यानी प्लेटी हेलिमेंथिज के बाद से राउंड वर्म से लेके पूरा का पूरा कॉर्डेट तक हमको क्या देखने मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। इन हायर एनिमल ऑर्गन आर फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जनरली हमको किसमें देखने मिलता है, एस्के हेलिमेंथिज से, एस्के हेलिमेंथिज से लेके कॉर्डेट तक, एस्के हेलिमेंथिज टू कोऑर्डिनेट में ये हमको देखने को मिलता है। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग सिमेट्री को देख लेते हैं। देखिए सिमेट्री होता क्या है, सिमेट्री होता क्या है, सिमेट्री कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान चीज होता है सिमेट्री। सिमेट्री बस एक्सिस और प्लेन का ही क्या है, खेला है। सिमेट्री क्या है, एक्सिस और प्लेन का ही खेला है। ये खेला वो वाला खेला नहीं है, खेला होवे वाला खेला नहीं है, ये क्या है, सिमेट्री और एक्सिस का ही खेला है। क्या होता है सिमेट्री, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो क्या होता है सिमेट्री को जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्सिस क्या होता है, क्या होता है एक्सिस और क्या होता है प्लेन। देखिए जैसे क्या हुआ, ये कोई बॉडी है, ये क्या हुआ, ये कोई बॉडी है, ये कोई मान लेते हैं ये कोई बॉडी है। इस बॉडी को, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम मिड सेंट्रल लाइन से, किसमें, मिड सेंट्रल लाइन से, देहाती भाषा में बोले तो बीचों बीच फाड़ दिए। ले कैसे किए, जैसे क्या करते हैं आप, लकड़ी फाड़ते हैं तो कुल्हाड़ी लेके क्या करते हैं, एकदम ऐसे सट से फाड़ दिए। तो ऐसे ही जैसे हम क्या किए, कोई बॉडी लिए, उस बॉडी को बीचों बीच काट लगाए, यानी मिड सेंट्रल लाइन से किसी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो लाइन से हम फाड़े इस बॉडी को, जो लाइन से हम क्या किए, कट किए इस बॉडी को, एक हाइपोथेटिकल लाइन है। हाइपोथेटिकल का मतलब है ये था नहीं लाइन, हम अपने आप खुद से बनाए। तो उस हाइपोथेटिकल लाइन को, जिस हाइपोथेटिकल लाइन के द्वारा हम इस बॉडी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, जिसके चलते ये डिवाइड हुआ, उस हाइपोथेटिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद प्लेन किसे बोलते हैं, प्लेन का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी है और उसको हम क्या किए, फ्लैट सरफेस में काट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बॉडी है और हमको फ्लैट सरफेस से यानी चौड़ाई से कोई काट दिया, तो क्या हो गया, वो हो गया फ्लैट सरफेस से काट लगाना। तो किसी भी बॉडी को जब हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस से काट लगाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जब हाइपोथेटिकली क्या बोले, जब हाइपोथेटिकली मिड सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको एक्सिस बोलेंगे। मतलब हाइपोथेटिकली बीचों बीच एक लाइन खींच दिए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, वो हो गया एक्सिस। जब फ्लैट सरफेस से यानी चौड़े से काटेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। और सिमेट्री जो होता है ना, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सममिति। सिमेट्री क्या होता है, हमेशा एक्सटर्नल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सममिति, जो है हमेशा बाह्य होता है। कैसा होता है, बाह्य होता है। और इस सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग एनिमल को जो है जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जब मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेन में, चाहे एक्सिस हो, प्लेन हो, किसी भी तरीके से हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट में हम क्या करके डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे कि एसिमेट्रिकल है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में हमको ये देखने मिलता है, यानी पोरीफेरा में हमको क्या देखने मिलता है, एसिमेट्री देखने मिलता है। क्या होता है पोरीफेरा में, पोरीफेरा का बॉडी टेढ़ा मेढ़ा होता है, इधर एक तरफ एकदम टेढ़ा हो गया है, इधर थोड़ा नीचे हो गया है। तो उसको हम किसी भी मतलब प्लेन से, किसी भी प्लेन से मतलब क्या हुआ, माने कोई भी प्लेन हो, किसी भी प्लेन से उसके बॉडी को हम दो बराबर भागों में नहीं काट पा रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ये जो पोरीफेरा है, स्पॉन्जेस है, वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। देखिए क्या होता है एसिमेट्रिकल, व्हेन एनी प्लेन, जब
कोई भी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब इस सेंटर से कोई भी प्लेन से, चाहे इधर से हो, प्लेन से हो या एक्सिस से हो, किसी भी तरीके से हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बांट ही नहीं पा रहे हैं, कट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म हम लोग को जनरली स्पॉन्जेस में देखने मिलता है, यानी पोरीफेरेंस में देखने मिलता है। उसके बाद मेरे पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री का भी दो पार्ट होता है। सिमेट्री दो तरह का होता है, एक होता है बायलैटरल सिमेट्री, एक होता है रेडियल सिमेट्री। एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलैटरल सिमेट्री। देखिए, जैसे हम आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर एक चीज दिखाते हैं। ये क्या है, जैसे ये कोई बॉडी है, ये मेरे पास कोई बॉडी है। इस बॉडी को ध्यान दीजिए, इस बॉडी की ओर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इस बॉडी को। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम अगर बीचों बीच से कट लगाएं तो केवल एक ही एक्सिस से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी जैसे हम हैं, हमको यहाँ से कट लगाया जाएगा तो क्या होगा, केवल एक कट ऐसा होगा जिसमें हम लेफ्ट साइड में इक्वल होगा, मतलब बाएं तरफ बराबर, दाएं तरफ बराबर। किसी एक साइड में, ठीक वैसे ही इस बॉडी को अगर हम यहाँ से कट लगाएं तो किसी एक प्लेन, मतलब एक तरीके से ही हम कट लगाएंगे तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन इसको अगर ऐसे कट लगाते हैं चौड़ाई से, तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। आंसर है नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये जनरली मेरे पास क्या होता है, ये बाइलेटरल सिमेट्री का है एग्जांपल। मतलब क्या होता है, व्हेन द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट टू आइडेंटिकल इक्वल पार्ट। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, कोई एनिमल को दो आइडेंटिकल, एक बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं और केवल एक ही, मतलब केवल एक ही प्लेन से, जैसे ये है, इसको हम एक ही प्लेन से दो बराबर, मतलब एक तरीके से काटेंगे, बीचों बीच से ऐसे काटेंगे तो ही दो बराबर हिस्से में क्या होगा, डिवाइड हो पाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री? When the body of animal can be divided into, when the body of animal और organism बोल सकते हैं, can divide into two identical equal part, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। two identical, ये क्या है, आइडेंटिकल है, IDENTICL, टू आइडेंटिकल इक्वल पार्ट इन ओनली वन प्लेन। मतलब कैसे कट कर पा रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काटेंगे। इसको देख लीजिए ध्यान से, रात को नहीं तो ये आपको डराएगा। इसको अगर कोई एक ही हिस्से से दो बराबर हिस्से में, मतलब एक ही प्लेन से काटेंगे तो ही दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसको फ्लैट सरफेस से काटेंगे तो क्या दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर किसी को ओनली एक ही प्लेन से दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद थर्ड, मेरे तो बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या हो गया? बाइलेटरल सिमेट्री का जो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस से प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। मतलब हम लोग से प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होके हम लोग तक जितना कॉर्डेटा तक आएगा, सारा का सारा जो एनिमल होगा कैसा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। उसके बाद थर्ड आता है सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे स्टार फिश देखे होंगे, जैसे ये स्टार फिश है, ये क्या है, स्टार फिश है, ये स्टार फिश है। जैसे ये क्या है मेरे पास, स्टार फिश है। तो इसको किसी भी प्लेन से काटें, दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है। थोड़ा इमेज इतना अच्छा नहीं हुआ, इसको हम लोग आप लोग मतलब वीडियो के ऊपर में हम लोग दे देंगे, प्रैक्टिकली कट करके दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, रेडियल सिमेट्री हम किसको बोलेंगे? जब किसी भी प्लेन से बॉडी को कट लगाएं और वो दो इक्वल पार्ट में बराबर हो गए। जैसे हम एक खीरा ले लिया और उसको चाकू से काटने लगे, तो खीरा को सीधे भी काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, साइड से भी काटेंगे तो दो इक्वल हिस्से में बटेगा, तिरछा से भी काटेंगे तो दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमको किस में देखने मिलता है? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में हमको क्या देखने मिलता है? रेडियल सिमेट्री देखने मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम लोग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो थर्ड क्राइटेरिया था, निमोनिक्स क्या था? लाल
लाल सिंह सर जी का जो बीबी है वो क्या है, देखने में बहुत खूबसूरत है, निमोनिक्स है। तो पहला हम लोग देख लिए लाल सिंह सर जी का बीबी, तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद सिमेट्री देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिगमेंटेशन को देख लेंगे। उससे पहले आप लोग इसको नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग सिगमेंटेशन को देख लेने वाले हैं। देखिए सिगमेंटेशन क्या है ना, बॉडी का छोटे छोटे टुकड़ों में या सिगमेंट्स में बंट जाना ही क्या है, उसे हम लोग सिगमेंटेशन कहते हैं। सिगमेंटेशन बेसिकली एक घटना है जिसमें क्या होता है, बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और जो इंटरनल ऑर्गन का जो पोजीशन है उसके उस सिगमेंट के क्रॉसपॉन्ड्स में होता है। तो हम उसको सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन बोलते हैं। तो मेरे पास सिगमेंटेशन पहले होता क्या है ना, डिवीजन है। किसका डिवीजन है, बॉडी का। बॉडी अगर छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में, सेगमेंट्स में बंट जाता है तब हम उसको बोलते हैं सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू सिगमेंटेशन, यानी वास्तव में जिसमें सिगमेंटेशन हमको दिखता भी है और अंदर भी है। जो दिखता भी है और अंदर भी है, इसका मतलब होता है जो बाहर का सिगमेंटेशन है उसके क्रॉसपॉन्ड्स में इंटरनल जो ऑर्गन है वो फिक्स है। इंटरनल ऑर्गन की जो पोजीशन है वो बाहर के सेगमेंट के अनुसार अगर फिक्स होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सिगमेंटेशन बोलेंगे। लेकिन वही सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन या फॉल्स सिगमेंटेशन किसे बोलते हैं, या सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन, इसमें क्या होगा ना, बॉडी बाहर से तो सिगमेंटेड दिखेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये हमको बाहर से तो सिगमेंटेड दिख रहा है। इसमें बाहर से ये एक सिगमेंट, ये एक सिगमेंट, ये एक सिगमेंट, ये एक सिगमेंट, बाहर से तो सेगमेंटेड दिख रहा है। बट जो इसका इंटरनल होगा, इंटरनल ऑर्गन होगा, इस सिगमेंटेशन के क्रॉसपॉन्ड में नहीं है। तो ऐसा सिगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फॉल्स सिगमेंटेशन बोलते हैं। तो ट्रू सिगमेंटेशन क्या हो गया, जिसमें जो इंटरनल ऑर्गन होगा उसका जो पोजीशन होगा वो बाहर के सेगमेंट के अनुसार फिक्स हो, वो हो गया ट्रू सिगमेंटेशन या मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और फॉल्स सिगमेंटेशन या सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन किसे कहेंगे ना, सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन ऐसा सिगमेंटेशन है, फॉल्स टाइप का सिगमेंटेशन है जिसमें जो है सिगमेंट क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। किसके हिसाब से, रिपीटेड सेट ऑफ ऑर्गन के हिसाब से। मतलब क्या है, जो सिगमेंट के मतलब बाहर से बॉडी सिगमेंटेड दिखेगा लेकिन अंदर जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन होगा उस सिगमेंट के अनुसार फिक्स नहीं होगा। तो ऐसे सिगमेंटेशन को हम बोलते हैं फॉल्स सिगमेंटेशन। पहला ट्रू सिगमेंटेशन या मेटामेरिक सिगमेंटेशन, इट इज अ फेनोमेना, ये घटना है। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब जो बाहर का जो सिगमेंट है, ये जो बाहर का सिगमेंट है इसके अनुसार जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्टोमक होगा तो यहाँ स्टोमक होगा, यहाँ इंटेस्टाइन होगा तो यहाँ इंटेस्टाइन होगा, मतलब वो पोजीशन फिक्स है। किसके हिसाब से, इंटरनल ऑर्गन का जो पोजीशन है वो बाहर के सिगमेंट के अनुसार फिक्स है। उसको हम बोलते हैं ट्रू सिगमेंटेशन। इंटरनली डिवाइड्स इनटू सिगमेंट विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन होगा वो सिगमेंट के हिसाब से उसका सीरियल रिपीटेशन है यानी फिक्स है। तो ऐसा किस में मिलता है हमको, एनिलिडा में मिलता है और आर्थ्रोपोडा में हमको क्या देखने मिलता है, ट्रू सिगमेंटेशन देखने मिलता है। उसके बाद फॉल्स सिगमेंटेशन, ये इसको हम सूडो बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है किसी भी चीज में जब हम फॉल्स यानी है नहीं, जैसे दिख रहा है, वास्तव में है नहीं लेकिन दिख रहा है। मान लीजिए कोई क्या है, लड़का है और वो साड़ी पहन लिया है। अब वो क्या है कि वो लड़की है नहीं लेकिन साड़ी पहन लिया, लड़की जबरदस्ती लड़की बनने की कोशिश कर रहा है। बताइए कैसे होगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, आसान भाषा में क्या बोलते हैं, आसान भाषा में सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन। सूडो मेटामेरिज्म फॉल्स टाइप ऑफ सिगमेंटेशन है जिसमें बॉडी सिगमेंट में तो बटा हुआ है लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन है उस सिगमेंट के अनुसार से फिक्स नहीं है। मतलब जैसे हाथी के दांत जैसा मामला है। हाथी के दांत क्या होता है, खाने को नहीं होता है, सिर्फ दिखाने को होता है, वही है सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेशन। एनिमल को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं जर्मिनल लेयर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, मैंने आप लोगों को बोला था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मेरे पास 9 क्राइटेरिया था। 9 क्राइटेरिया में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात हम लोग करेंगे वो है जर्मिनल लेयर। सबसे पहले जर्मिनल लेयर होता क्या है, देखिए जब जर्मिनल लेयर होता क्या है, जब स्पर्म आता है, जब स्पर्म आता है, ये ओवा है, ओवा से फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है। जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो नंबर मतलब सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, जिससे नंबर ऑफ सेल मेरे पास क्या होता है, बढ़ता जाता है और साइज ऑफ सेल घटता जाता है।
क्या होता है, जब स्पर्म आता है ओभा से फर्टिलाइज करता है, ओभा से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है ना, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज से क्या होगा ना, धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, साइज ऑफ सेल घटता जाता है, और फाइनली मेरे पास एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और उसी मोरूला में फाइनल स्टेज जो है मोरूला आएगा। उसी मोरूला में मेरे पास क्या होगा, 3 जर्म लेयर बनेगा, और उसी मतलब वहाँ पे 3 नहीं, मतलब वही मोरूला में मेरे पास जर्माइनल लेयर बनेगा, और वही जर्माइनल लेयर में क्या होगा, जर्माइनल लेयर से ही एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा, यानी एम्ब्रियो के बॉडी का अलग अलग पार्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जर्माइनल लेयर के बेसिस पे हम लोग एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक, एक हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, वे सभी ऑर्गेनिज्म, वे सभी एनिमल्स जिनमें क्या होता है 2 जर्म लेयर पाया जाए। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 जर्माइनल लेयर। फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर मिलता है। इसमें डिप्लोब्लास्टिक में जो जर्म लेयर मिलता है, एक आउटर में मेरे पास इक्टोडर्म मिलता है, फिर इनर में मेरे पास क्या मिलता है, इंडोडर्म मिलता है। तो इन दोनों मतलब आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म, तो इन दोनों के बीच में इन बिटवीन दिस 2 लेयर, इन बिटवीन दिस 2 लेयर, ए अनडिफरेंशिएटेड इन दोनों लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मतलब अविभाजित, इन दोनों लेयर के बीच में इन बिटवीन दिस 2 लेयर ए अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली के जैसा पदार्थ होता है जिसे हम लोग जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया बोलते हैं। और ये आउटर जो इक्टोडर्म हो गया और इनर इंडोडर्म हो गया, इन दोनों के बीच में क्या मिलता है, जेली लाइक मीजोगिलिया मिलता है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये सिलेंट्रेटा से लेके, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा इन दोनों में 2 जर्म लेयर मिलता है, बाहर में इक्टो अंदर में इंडो। इन दोनों लेयर के बीच में एक जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुआ है नॉन सेलुलर लेयर है वो मिलता है, मीजोगिलिया मिलता है। उसके बाद मेरे पास जो एनिमल को बेसिक मतलब जर्माइनल लेयर के बेसिस पे क्लासिफाई किए, एक डिप्लोब्लास्टिक दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होगा इसमें मेरे पास 3 जर्म लेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 जर्म लेयर मिलेगा। आउटर में इक्टोडर्म रहेगा, इनर में इंडोडर्म रहेगा। लेकिन पहली बार जो बीच में एक लेयर बना, किसमें, बीच में, इन दोनों के बीच में एक लेयर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। तो बाहर आउटर में इक्टोडर्म हो गया, इनर में इंडोडर्म हो गया, बीच में मीजोडर्म हो गया। और ये जो मीजोडर्म है ये पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में, यानी 3 जर्म लेयर मिलता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में पहली बार मेरे पास मीजोडर्म बनना शुरू हुआ। मीजोडर्म होता क्या है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त जब स्पर्म आया, ओभा से मीट किया और उसमें जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के उपरांत क्या हुआ ना, सेल डिवीजन चालू हुआ। उसके बाद एक स्टेज आता है 8वां वाला स्टेज जिसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला के बाद से ही क्या होता है, जब भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बनना शुरू हुआ, ये जनरली हमको प्लेटी हेलिमेंथीज से कोऑर्डिनेट में देखने मिलता है। तो पहली बार जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बना था वो किसमें बना था, प्लेटी में बना था। किसमें, प्लेटी हेलिमेंथीज में। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जिनमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर मिलता है, इक्टो, मीजो, इंडो। और ये जनरली हमको प्लेटी हेलिमेंथीज से लेके पूरा का पूरा कोऑर्डेटा में मिलता है। तो प्लेटी हेलिमेंथीज से पूरा का पूरा कोऑर्डेटा में हमको क्या मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने मिलता है। लेकिन इसमें एक बात जो है, जब पोरीफेरा था उसमें क्या था, मेरे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसमें तो मेरे पास क्या नहीं हुआ था, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं हुआ था। तो लूज सेल एग्रीगेट बने थे और उन्हीं से वो अपना काम को बांट लेते थे, डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता था। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको जर्माइनल लेयर नहीं देखने मिलेगा। जर्माइनल लेयर पहली
पहली बार स्टार्ट हुआ है जब हमको क्या मिला ना, टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ। टिश्यू बनना कब स्टार्ट हुआ? सिलेंट्रेटा में टिश्यू बनना पहली बार स्टार्ट हुआ। तो जर्मिनल लेयर हमको पहली बार सिलेंट्रेटा में देखने मिलेगा और सिलेंट्रेटा में पहली बार टिश्यू बना। फिर ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गया, 3 जर्मिनल लेयर बन गया। यही जो जर्मिनल लेयर था जो बीच में पहली बार मेसोडर्म बना प्लेटीहेलमिन्थेस में, ये मेसोडर्म क्या करेगा, आगे जाके मेरे पास एक बॉडी कैविटी बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉडी कैविटी बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। और जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट पैरामीटर है, उसको हम लोग इसके बाद देख लेंगे। वो क्या है? बॉडी कैविटी और सीलोम। तो जर्मिनल लेयर में हम लोग क्या देख लिए थे? जर्मिनल लेयर में जो क्या हुआ था, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ था। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म जो हुआ था इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में आया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो मेरे पास क्या है? वो बॉडी कैविटी और सीलोम है। क्या है? बॉडी कैविटी और सीलोम है। तो जो बॉडी कैविटी और सीलोम होता क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो बॉडी वाल का इनर सरफेस, बॉडी वाल का अंदर तरफ और गार्ट वाल का बाहर तरफ, जैसे वो पुराने ज़माने का रिफिल, आप लोग जो पुराने ज़माने का पेन देखे होंगे आप लोग, ये पुराने ज़माने का जो पेन आता था, अभी तो यूज एंड थ्रो वाला पेन आ गया। पुराने ज़माने का पेन में क्या था? इसमें ऐसा था। तो हम क्या बोल रहे हैं? सीलोम है क्या? इसको हम लोग बोल रहे हैं बॉडी वाल और इसको बोल रहे हैं गार्ट वाल। तो इनर सरफेस है, ये देखिए, ये जो स्पेस है, ये इनर सरफेस है किसका? इनर सरफेस है किसका? बॉडी वाल का। और आउटर सरफेस किसका है? गार्ट वाल का। किसका है? गार्ट वाल का। हम थोड़ा इसको बड़ा से दिखा देते हैं। देखिए, ये पुराने जमाने का पेन टाइप का स्ट्रक्चर है और इसमें मेरे पास क्या है? ये इनर सरफेस है। ये देखिए, ये है बॉडी वाल, बॉडी का वाल इसका इनर सरफेस है, और ये गार्ट का वाल है, ये इसका आउटर सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, किसके बीच में स्पेस है? इनर सरफेस ऑफ बॉडी वाल एंड आउटर सरफेस ऑफ गार्ट वाल, जो मेसोडर्म से लाइंड होता है। क्या होता है? मेसोडर्म से लाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ है, शर्त क्या है? कि ओरिजिन जो है मेसोडर्म से हुआ हो। और ऐसा कैविटी हमको कहाँ देखने मिलता है ना? बॉडी कैविटी के इनर सरफेस, बॉडी वाल के इनर सरफेस और गार्ट वाल के आउटर सरफेस में हमको ऐसा कैविटी देखने मिलता है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। और उसी कैविटी में, किस कैविटी में ना, इनर सरफेस ऑफ बॉडी वाल एंड आउटर सरफेस ऑफ गार्ट वाल के बीच में जो कैविटी है, उसी कैविटी में बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन रहते हैं। तो ये सीलोम है। तो एनिमल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम। तो सीलोम क्या है? कैविटी और स्पेस बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ बॉडी वाल एंड आउटर सरफेस ऑफ गार्ट वाल व्हिच इज लाइंड बाय, शर्त है जो लाइंड होना चाहिए किससे? मेसोडर्म से, इसको बोलेंगे सीलोम। तो एनिमल को हम लोग सीलोम के बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ए सीलोमेट, क्या हो गया? पहला हो गया ए सीलोमेट, यानी ए का मतलब होता है एब्सेंस, ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो ऐसा एनिमल जिनमें सीलोम नहीं होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं ए सीलोमेट, एनिमल इन व्हिच द सीलोम इज एब्सेंट। तो ए सीलोमेट भी मेरे पास, ध्यान दीजिए, 2 तरह का होता है। एक डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट में क्या होता है? जो ए सीलोमेट है लेकिन 2 जर्म लेयर है। आउटर में मेरे पास इक्टोडर्म पाया जाता है, इनर इंडोडर्म पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो रेड आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये नॉन सेलुलर है, अनडिफ्रेंशिएटेड, अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। नॉन सेलुलर अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, और अंदर वाला क्या हो गया? इंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट मतलब ए सीलोमेट है लेकिन 2 जर्म लेयर वाला ए सीलोमेट है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया मेरे पास सिलेंट्रेटा से ट्रिनोफोरा, क्या है? डीए। डीए का मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट। उसके बाद आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है। मेरा बात में ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी ए सीलोमेट है। क्या है?
ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी क्या है, एसिलोमेट है। यानी क्या मतलब है कि इसमें तीनों जर्म लेयर पाया जाएगा, लेकिन जो तीनों जर्म लेयर है, ये तीनों जर्म लेयर क्या है, प्रॉपरली मेसोडर्म से लाइंड अभी तक नहीं है। इसीलिए ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी मेरे पास क्या है, ये एसिलोमेट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सूडोसिलोमेट की। नेक्स्ट बात करेंगे सूडोसिलोमेट की। सूडो यानी जो सूडो का मतलब ही होता है क्या, फॉल्स। सूडो वार का मतलब ही होता है फॉल्स। यानी यहाँ पे क्या है ना, सूडोसिलोमेट में, तो सूडोसिलोमेट में मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो इक्टोडर्म, ये इक्टोडर्म है, ये इक्टोडर्म है, और ये अंदर वाला मेरे पास इंडोडर्म है। तो जो सूडोसिलोमेट होगा, सूडोसिलोमेट में क्या होगा ना, जो मतलब मेसोडर्म से ये प्रॉपरली लाइंड नहीं होगा। क्या प्रॉपरली लाइंड नहीं होगा, जो इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में यहाँ पे ऐसे जैसे एसिलोमेट के जैसा नहीं होगा। एसिलोमेट में क्या था मेरे पास, अनडिफरेंशिएटेड मेसोगिलिया था, लेकिन यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मेसोगिलिया तो नहीं होगा, मेसोगिलिया तो अनडिफरेंशिएटेड नहीं होगा, बट उसके जगह पे क्या होगा, जो मेसोडर्म है यहाँ भी क्या है ना, प्रॉपरली लाइंड नहीं है। प्रॉपरली मतलब यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली लाइंड नहीं है, ये ऐसे प्रॉपरली क्या है, लाइंड नहीं है। मतलब कैसे है, अगर लाइंड नहीं होगा तो कुछ तरह से तो होगा, तो कैसे है, ये एज ए क्या है ना, एज ए स्कैटरेट पाउचेस के फॉर्म में है। ये कैसे है, स्कैटरेट पाउचेस के फॉर्म में है। तो ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी सीलोम प्रॉपरली लाइन नहीं होता है, मेसोडर्म से मतलब सूडोसिलोमेट एट द बॉडी कैविटी इज नॉट प्रॉपरली लाइन नहीं होता है मेसोडर्म से। उसके जगह मेसोडर्म क्या होता है ना, एज ए फॉर्म ऑफ स्कैटरेट पाउचेस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, मेसोडर्म अपने आप को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट हमको पहली बार सूडोसिलोमेट जो हो वो राउंड वर्म में यानी एस्के हेलिमेंथीज में देखने मिलता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिलोमेट को, नेक्स्ट देख लेते हैं सिलोमेट्स को। उसके बाद आता है मेरे पास यूसिलोमेट यानी ट्रू सिलोम, जिनमें क्या होगा, वास्तव में सिलोम पाया जाता है। यू मतलब ट्रू सिलोम होता है। तो एनिमल पोजेसिंग सिलोम दैट इज द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय प्रॉपर मेसोडर्म, मतलब ऐसा एनिमल जिनमें जो बॉडी कैविटी है प्रॉपरली यानी चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। यानी ये देखिए, ये मान लीजिए ये मेरे पास बाहर हो गया इक्टोडर्म, अंदर हो गया इंडोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो है ये प्रॉपरली अगर लाइंड होता है, क्या होता है, प्रॉपरली लाइंड होता है। तो ऐसे जो मैंने ऐसे सिलोम का कैटेगरी को हम बोलेंगे यू सिलोम, मतलब क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोम। और ऐसा एनिमल जो इस सिलोम को बियर करता है, ऐसा एनिमल जिसमें ऐसा सिलोम पाया जाता है, ट्रू टाइप का सिलोम पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सिलोमेट और यू सिलोमेट। तो सिलोम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे, सिलोम के बेसिस पे हम एनिमल को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, सिलोम के बेसिस पे। क्या होता है, पहले सिलोम के बेसिस पे तो पहले तीन टाइप में हम डिवाइड कर दिए, किसमें, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट मतलब सिलोम जिसमें एब्सेंट होता है, और सूडोसिलोमेट मतलब जिसमें प्रॉपरली लाइंड नहीं होता है। उसके बाद मेरे पास जो सिलोमेट आता है, यू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट्स को भी हम क्या करते हैं ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे लगातार क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है, जर्मिनल लेयर के बाद जब कैविटी बना, ट्रू सिलोम बना। जो ट्रू सिलोम है ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट वास्तव में सिलोम के साथ हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एनिमल को डिवाइड करते हैं। किसको, किसमें, साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोम हो गया कैटेगरी, और ऐसा सिलोम को बियर करने वाला एनिमल क्या हो गया, साइजोसिलोमेट। उसके बाद इंटेरोसिलोम हो गया, मतलब ट्रू सिलोम का टाइप। उसके बाद जो ऐसा एनिमल जो इसको बियर करता है वो हो गया इंटेरोसिलोमेट, मतलब जिसमें पाया जाता है वो हो गया इंटेरोसिलोमेट। तो साइजोसिलोमेट कौन होते हैं, साइजोसिलोमेट का मतलब होता है कि सिलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। मेसोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से, किससे, मेसोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से जो सिलोम बनता है
उसको हम लोग बोलते हैं साइजोसिलोमेट्स। तो मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से कैसे बनता है सिलोम, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इम्ब्यूरोजेनेसिस हो रहा है। इम्ब्यूरोजेनेसिस बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, इम्ब्रोजेनेसिस हो रहा है। इम्ब्यूरोजेनेसिस में इम्ब्यूरो बन रहा है। धीरे धीरे ये क्या हुआ ना, इम्ब्यूरो सेल लगातार डिवाइड करते करते इम्ब्रोजेनेसिस होते होते क्या हुआ, तो मतलब प्रीमेटिव गांठ बना। क्या धीरे धीरे इम्ब्रोजेनेसिस हो रहा है, प्रीमेटिव गांठ हो रहा है, मतलब प्रीमेटिव गांठ में फिर प्रीमेटिव गांठ आगे बढ़ा, फिर सेल डिवीजन बढ़ता चला गया, क्लीवेज बढ़ता चला गया, प्रीमेटिव गांठ और आगे बढ़ा, उसके अंदर एक कैविटी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे इम्ब्रोजेनेसिस हुआ तो क्या हुआ, इम्ब्यूरो बन रहा है, तो इम्ब्यूरो बनते बनते वो आगे बढ़ा, स्प्लिटिंग हुआ और क्या हुआ, कैविटी बना। कैविटी बन गया यहाँ तक। कैविटी बनने के बाद उस कैविटी में जो मीजोडर्मल मास था, उस मीजोडर्मल मास की क्या हो रहा है, जो वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया दोनों साइड में। ये देखिए ये एक मीजोडर्मल मास है, ध्यान से देखिए, ये एक मीजोडर्मल मास है, ये एक मीजोडर्मल मास है। इन मीजोडर्मल मास क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, एक कैविटी बन गया। और उस ये आगे चल के ये जो कैविटी था आगे चल के डेवलप करके ऐसे सिलोम का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसा सिलोम जो मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइजोसिलोम। और उस सिलोम को बियर करने वाला एनिमल को, मतलब ऐसा सिलोम जो मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से बनता है उसको हम बोलते हैं साइजोसिलोम। और ऐसा सिलोम को बियर करने वाला एनिमल को हम लोग बोलते हैं साइजोसिलोमेट्स। उसके बाद मेरे पास आता है इंटेरोसिलोम। इंटेरोसिलोम क्या होता है, यानी इंटेस्टाइनल पाउच की, क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल पाउच की, इंटेस्टाइनल सेल की आउट पॉकेटिंग से जो सिलोम बनता है, किससे, इंटेस्टाइनल पाउच की आउट पॉकेटिंग से, इंटेस्टाइनल सेल की आउट पॉकेटिंग से। ये वाला देखिए इंटेरोसिलोम, जो सिलोम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोसिलोम। सिलोम फॉर्म बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ इम्ब्रोनिक इक्टोडर्म। कैसे आउट पॉकेटिंग होता है, इम्ब्रोनिक इक्टोडर्म का आउट पॉकेटिंग कैसे होता है, देखिए इंटेस्टाइनल सेल है, ये इक्टोडर्म है, और ये इक्टोडर्म है, ये बाहर मतलब ये इक्टोडर्म है, उसके बाद ये वाला इंडोडर्म है, क्या है, इंडोडर्म है। तो बाहर में मेरे पास क्या है, मीजोडर्म है। तो ये जो मीजोडर्म यहाँ पे जैसे स्प्लिटिंग से हो गया था, आगे चल के कैविटी बना, स्प्लिटिंग हुआ और बन गया सिलोम। लेकिन यहाँ कैसे होता, यहाँ क्या होता है ना, ये जो इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, ये जो मीजोडर्म है इससे अटैच नहीं है। किससे अटैच नहीं है, मतलब जब आउट पॉकेटिंग होता जाएगा, जो इक्टोडर्म और इंडोडर्म की जो मीजोडर्म होगा, ये मीजोडर्म धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को एज ए पॉकेट के फॉर्म में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एज ए पॉकेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जैसे जैसे आउट पॉकेटिंग होता जाएगा, ये जो इंडोडर्म है यहाँ पे क्या था, अटैच, सॉरी यहाँ पे इंडोडर्म बोले, यहाँ पे देखिए जो मीजोडर्म है, ये जो मीजोडर्म था ये इंडोडर्म के साथ अटैच था। लेकिन यहाँ पे जो मीजोडर्म है, ये जो मीजोडर्म है, ये जो मीजोडर्म है, क्या बोल रहे हैं, ये मीजोडर्म है, ये बीच वाला मीजोडर्म है और ये इंडोडर्म है। ये जो मीजोडर्म है, ये इंडोडर्म, ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म इस जो पॉइंट वाला है, इस इंडोडर्म के साथ मेरे पास क्या है, अटैच नहीं है। और वो धीरे धीरे एज ए फॉर्म के, मतलब एज ए फॉर्म ऑफ आउट पॉकेट, अपने आप को निकालते निकालते एज ए फॉर्म ऑफ आउट पॉकेट के फॉर्म में निकालते गया, अपने आप से जो सेल को बाहर एक्स्ट्रा करके निकालते गया। और आउट पॉकेटिंग होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, ये फिर ऐसे आउट पॉकेटिंग हुआ कि दो पार्ट में बांट गया और आगे चल के ये क्या बन गया, इस टाइप का सिलोम बन गया। तो सिलोम में मेरे पास ऐसा एनिमल जो क्या करते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी प्रॉपरली लाइंड होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रू सिलोमेट। मतलब ऐसा एनिमल जिनमें होता है ये, इनको हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट्स। और ये जो प्रोसेस सिलोम जो है, ऐसा सिलोम को बोलते हैं यूसिलोम। और एनिमल पोजेसिंग सिलोम दैट इज इन द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड मीजोडर्म ऑन ऑल साइड, मतलब चारों तरफ से मीजोडर्म की प्रॉपर लाइन बनेगा, तो उसको बोलेंगे यूसिलोम। इसके बेसिस पे, मतलब ट्रू सिलोमेट्स को, मतलब जिनमें सिलोम पाया जाता है वो ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोमेट्स के बेसिस पे भी हम लोग एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें किसमें ना, साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट जिसमें सिलोम बनता है मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से, और इंटेरोसिलोम जिसमें आउट पॉकेटिंग से बनता है। किसके आउट पॉकेटिंग से, गाट पाउचेज की आउट पॉकेटिंग से, उसे बोलते हैं इंटेरोसिलोम। फर्दर हम लोग एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान होता क्या है, देखिए जो बॉडी है और जो जीआईटी है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी क्या है, जिसमें फूड का एब्जॉर्प्शन ये वगैरह वगैरह चीज़ें होता है। तो मेरे पास जो बॉडी प्लान है उसके बेसिस पे हम एनिमल को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान मेरे पास, बॉडी प्लान होता क्या है, जो ओपनिंग है किस
किस ऑर्गेनिज्म में कितना ओपनिंग है, कौन सा फाइलम में कितना, मतलब ओपनिंग मतलब कैसे है, जैसे माउथ के लिए एक ओपनिंग हो गया, ये माउथ, फिर एनस के लिए एक ओपनिंग होता है। तो जो ओपनिंग के बेसिस पे हम लोग मतलब बॉडी प्लान के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। किस पे पहला हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या मतलब होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का? देखिए, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है जैसे ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म में मेरे पास, ध्यान दीजिए, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में मेरे पास एक साइड से क्या है, बंद है, नीचे से ये क्या होता है, बंद होता है, और केबल मेरे पास एक ही साइड में, यानी ऊपर से, नीचे से बंद होता है, ऊपर से ओपन होता है, केवल एक ही ओपनिंग होता है। और ये जो ओपनिंग आप लोग देख रहे हैं, ये ओपनिंग उसमें क्या करता है, एज ए माउथ के फॉर्म में इंटेक करने में भी, मतलब एज ए माउथ का काम करता है, और किसका काम करता है, मतलब एज ए माउथ का काम करेगा, फूड इसमें से अंदर जाएगा, और एज ए एनस का भी काम करेगा, मतलब फूड इससे बाहर भी जाएगा। तो जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, उस बॉडी प्लान को बोलेंगे जिस बॉडी प्लान में क्या हो जाएगा, सिंगल ओपनिंग होगा, और सिंगल ओपनिंग क्या करेगा, माउथ की तरह भी, यानी मुंह की तरह भी, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड भी इसी से होगा, और एक मतलब जो डिफिकेशन भी इसी से होगा। यानी जो सिंगल ओपनिंग माउथ यानी मुंह और एनस दोनों का काम करता है, ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल्स इन व्हिच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोगों को दिख रहा है, कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो माउथ के लिए अलग से ओपनिंग होना चाहिए, एनस के लिए अलग से ओपनिंग होना चाहिए। तो ऐसा एनिमल जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिए, इनकम्प्लीट होता है, और इसमें केवल और केवल ओनली सिंगल ओपनिंग होता है, एक ही ओपनिंग है। इसी से फूड इंजेक्शन भी होगा, इसी से क्या होगा, डिफिकेशन भी होगा। तो एक ही ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी बिहेव करेगा, एनस की तरह भी बिहेव करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान। तो ऐसा बॉडी प्लान हमको किस ग्रुप ऑफ, किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ऐसा बॉडी प्लान जो है हमको, मतलब राउंड वर्म से पहले जितना सारा है, राउंड वर्म से पहले जितना सारा ऑर्गेनिज्म है, सब में हमको क्या देखने मिलता है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान देखने मिलता है। राउंड वर्म से पहले क्या क्या आता है, सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, प्लेटीहेलमिन्थेस आता है। तो ये जो तीन फाइलम ग्रुप है, क्या क्या, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और प्लेटीहेलमिन्थेस, ये सब किससे आता है, राउंड वर्म से पहले आता है। तो राउंड वर्म से पहले जितना भी ऑर्गेनिज्म आता है, सब में हमको क्या देखने मिलता है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान देखने मिलता है, यानी सिंगल ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी बिहेव करता है और एनस की तरह भी बिहेव करता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान है, ये है मेरे पास ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसा होता है ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक ट्यूब है, क्या है, ये एक पूरा का पूरा ट्यूब है, और ये इस ट्यूब के अंदर, ये पहला ट्यूब हुआ, इस ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब है, कैसा है, ये ऐसा जो है, और एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मेरे पास और एक ट्यूब है। तो ये ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब। तो पहला ट्यूब क्या हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, पहला ट्यूब हो गया बॉडी, पहला ट्यूब हो गया बॉडी, बॉडी है, तो पहला ट्यूब क्या हो गया, बॉडी हो गया। उसके अंदर वाला जो ट्यूब है वो क्या हो गया, जीआईटी हो गया, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, जैसे पेन के अंदर रिफिल। ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान कैसा बॉडी प्लान है, ट्यूब के अंदर ट्यूब, पहला ट्यूब बॉडी हो गया, उसके अंदर जो ट्यूब है वो क्या है, जीआईटी है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब को हम बोलते हैं ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे पेन है, पेन के अंदर रिफिल क्या है, पेन एक ट्यूब है और उसके अंदर रिफिल दूसरा ट्यूब है। तो ऐसा बॉडी प्लान जिसमें ट्यूब के अंदर ट्यूब होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इसमें क्या होता है, ये मेरे पास बॉडी हो गया, ये माउथ हो गया, ये क्या हो गया, माउथ हो गया, और ये एनस हो गया। यानी क्या हुआ कि इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए एक ओपनिंग है, इसमें से फूड इंटर करेगा, और एक्सक्रिएशन के मतलब डिफिकेशन, सॉरी एक्सक्रिएशन नहीं, डिफिकेशन के लिए मेरे पास दूसरा ओपनिंग है। यानी इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, एक तरफ से फूड एंट्री होगा और दूसरा तरफ से एग्जिट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। जो किसमें पाया जाता है, देखिए ट्यूब विथ इन ट्यूब जो बॉडी प्लान है ये पाया जाता है
उन एनिमल में जिसमें मेरे पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। क्या मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि माउथ के लिए अलग से ओपनिंग होता है और एनस के लिए अलग से ओपनिंग होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा या ट्रैक्ट पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाएगा, ऐसे को हम बोलते हैं ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, दैट इज विथ सेपरेट ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एनस। माउथ के लिए अलग से ओपनिंग होगा, एनस के लिए अलग से ओपनिंग होगा। तो ऐसा किस में पाया जाता है? एस्के हेलिमेंथीज से लेके, देखिए राउंड वर्म के जो बाद वाला एस्के हेलिमेंथीज से लेके मेरे पास पूरा का पूरा कॉर्डेटा फाइलम तक हमको ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने मिलता है। तो ये हो गया बॉडी प्लान के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम एनिमल को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। देखिए नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, एक रॉड लाइक होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो इंडोस्केलेटन का काम करता है। पहला क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, इंडोस्केलेटन का काम करता है। और जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं किसमें? नोटोकॉर्ड और नार्व कॉर्ड में। तो नार्व कॉर्ड चाहे एनिमल वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, चाहे एनिमल मेरे पास वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, नार्व कॉर्ड दोनों में मिलेगा। लेकिन जो नोटोकॉर्ड है वो केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में ही मिलेगा। जो क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है, साथ में मीजोडर्मली डिराइव होता है। और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो हम नोटोकॉर्ड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं एनिमल को। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा जिन एनिमल में उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा यानी एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे क्या? नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। तो सारा का सारा मेरे पास जो कॉर्डेट, सारा का सारा जो कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे, हम क्या बोल रहे हैं? सारा का सारा कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेट नहीं है। जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, क्या बोले? जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, उन्हीं कॉर्डेट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। और जिनमें नहीं बना पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो वर्टिब्रेट्स नहीं होगा, वो क्या होगा? कॉर्डेट्स तो हैं बट वर्टिब्रेट नहीं है। तो वर्टिब्रेट क्या है? जिन कॉर्डेट्स, मतलब जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा, आगे चल के डेवलप्ड हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट। तो यहां से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, क्या ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स? क्या सारा का सारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट है? सारा का सारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट है? इसका आंसर है नो, सारा का सारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो पाया है वर्टिब्रल कॉलम में, केवल और केवल वही क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। बट जिनमें नहीं हो पाया है उनका क्या कसूर है? जिनमें नहीं हो पाया है वो क्या है? वो कॉर्डेट्स तो है बट वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो एनिमल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कॉर्डेट्स, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा तो नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें नोट देखिए, नोट कितने रुपए का? 500 रुपए का नोट है। नोट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। इन सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो कुछ ही कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो पाता है वर्टिब्रल कॉलम में, और उन्हीं कॉर्डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। लेकिन जिनमें नहीं हो पाया उनका क्या कसूर? बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यहां से क्वेश्चन आता है, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनमें कन्वर्ट हो पाया है, जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन पाया डेवलप करके, रिप्लेस करके, उन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। तो ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, बट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। लेकिन
सभी के सभी वर्टिब्रेट जो हैं वो एक टाइम पे क्या थे, कॉर्डेट थे। सारा का सारा कॉर्डेट मेरे पास क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है, बट सारा का सारा वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वर्टिब्रेट है उनमें भी वो भी क्या थे, कॉर्डेट थे, लेकिन उनमें क्या हुआ, ये जो नोटोकॉर्ड था वो क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होके क्या बन गया, वर्टिब्रल कॉलम बन गया। तो ऑन द इसी के बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। नोटोकॉर्ड है क्या, इट इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड पे बनता है। कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है। मेसोडर्मली क्यों बने, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम 3 जर्म लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। और कुछ एनिमल में, जैसे हम बोले कि कुछ एनिमल में ही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो पाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिनमें हो पाता है उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं, जिनमें नहीं हो पाता है वो कॉर्डेट्स ही कहलाते हैं। इसीलिए सभी कॉर्डेट्स मेरे पास वर्टिब्रेट है, लेकिन सभी वर्टिब्रेट, इसीलिए ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। इसीलिए सभी कॉर्डेट जो है मेरे पास वर्टिब्रेट नहीं है, बट सभी जो वर्टिब्रेट है वो एक जमाने में क्या थे, कॉर्डेट्स थे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। तो एनिमल को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर वैसा सिस्टम जो क्या करता है, चाहे कोई भी बॉडी फ्लूइड्स हो, चाहे ब्लड हो या कोई दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हो, उसको क्या करता है, हार्ट तक पहुंचाने में, या जहां हार्ट नहीं होता है वहां इफिशिएंट तरीके से सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, यानी हर एक अंग प्रत्यंग तक क्या करता है, जो नेसेसरी फ्लूइड्स है, किसी में ब्लड डेवलप हो गया तो मतलब किसी में ब्लड बन गया तो ब्लड, नहीं है तो दूसरा जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसको पहुंचाने में जो सिस्टम रोल अदा करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरे पास 2 टाइप का सिस्टम होता है। इसके बेसिस पे जो हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं तब उसमें क्या दिखता है, एक होता है मेरे पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये सबसे पहले इनिशियल में, बात ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहे हैं, इनिशियल में जो ऑर्गेनिज्म था उनमें क्या था, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र हिंदी में बोले तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, डोमिनेंट था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता गया, सेल से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए, ऑर्गन से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जरूरतें बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई, और उस बढ़ती हुई नीड्स को पूरा करने के लिए हर टिश्यू के हर एक स्पेसिफिक टिश्यू तक नीड के हिसाब से जरूरत को पूरा करने के लिए ब्लड को या फिर कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड हो उसको पहुंचाने के लिए क्या हुआ, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आया। तो इनिशियल जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म था उनमें क्या था, मेरे पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, डोमिनेंट था। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, जरूरतें बढ़ता गया, नीड्स बढ़ता गया, तो हर एक टिश्यू के लिए स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स बनना शुरू हुए, तो क्या हुआ, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बने। तो एनिमल को हम सर्कुलेटरी सिस्टम से के बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हो गया, इन व्हिच द ब्लड इज पंप्ड आउट बाय द हार्ट, ब्लड क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है और उसमें डायरेक्टली, जैसे ये एक मतलब ये साइनस वेनोसा उसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, टिश्यू डायरेक्टली बर्थ होते हैं, यानी टिश्यू के एक से ज्यादा सेलों का समूह ये डायरेक्टली इसमें डूब जाते हैं, आके नहा लेते हैं। ऐसा सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है, और वहां पे वो जो ब्लड है, साइनस वेनोसस नाम का एक कैविटी होता है, उसमें क्या करता है, टिश्यू डायरेक्टली नहा लेते हैं, यानी डायरेक्टली जैसे हम क्या किए, गमला लिए और गमला में कुछ डुबा दिए, उसी टाइप से क्या होता है, टिश्यू आके डायरेक्ट बर्थ करते हैं, नहा लेते हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये इनिशियल में डोमिनेंट था, यानी जब इनिशियल जैसे जैसे मतलब इवोल्यूशन के दौरान चलता गया, सबसे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे इनमें ये वाला सिस्टम जो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमको डोमिनेंटली देखने मिलता है। तो एनीलिडा में केवल और केवल लीच में ही हमको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, यानी जो जिससे आप लोग हिंदी में जोंक बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। फिर आर्थ्रोपोडा में पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा यानी ककरोच हो गया, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, उसमें फिर मोलास्का ग्रुप में सिफेलोपोडा को छोड़ के, सिफेलोपोडा मतलब ऑक्टोपस को छोड़ के बाकी जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनमें हमको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। तो ये हो गया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है मेरे पास क्या,
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, नीड बढ़ता गया, जरूरतें बढ़ता गया। हर एक स्पेसिफिक टिश्यू के लिए स्पेसिफिक डायमीटर का, अलग अलग डायमीटर का क्या हुआ, वेसल्स बनता गया, और उसी से जो मतलब जो सर्कुलेशन उससे हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसके जैसा डायरेक्टली टिश्यू आके इसमें बात नहीं करेगा। हर एक टिश्यू के लिए स्पेसिफिक वेरिंग डायमीटर का, अलग अलग चौड़ाई वाले डायमीटर का क्या होता है, ब्लड वेसल्स बनता है, जो वहां तक ब्लड को पहुंचाता है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटीज वाला एनिमल में होता है, जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है। अब ये डेवलप्ड हो चुके एनिमल में होता है, जैसे हम लोग में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो हम लोग में वेरिंग डायमीटर है, मतलब जैसे आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, वेसल्स फिर हो गया क्या, कैपिलरीज हो गया। तो चौड़ाई के हिसाब से हम नाम दे रहे हैं। ये आर्टरीज थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा सा पतला हुआ वेन, उससे थोड़ा सा और पतला हुआ कैपिलरीज। तो ऐसे करके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखते हैं। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है एक सीरीज ऑफ वेसल से, मतलब एक क्या होता है, पाइप का जो जाल होता है, पाइप का जाल होता है, सीरीज ऑफ वेसल से अलग अलग टिश्यू तक नीड के हिसाब से पहुंचता है। क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल वेरिंग डायमीटर। इसमें डायमीटर वेरी करता है, क्योंकि जो एरोटा का डायमीटर है वो अलग है, आर्टरीज का डायमीटर वो अलग है, वेन का डायमीटर अलग है, वेन्यूल्स का डायमीटर अलग है, कैपिलरीज का डायमीटर अलग है। तो वेरिंग डायमीटर के, तो इसमें एग्जांपल के तौर पर हम जैसे वेरिंग डायमीटर के थ्रू, मतलब जो वेन वेसल्स के थ्रू पहुंचता है उसमें, और नीड के हिसाब से पहुंचता है, और ब्लड पहुंचता है, और क्या एक बंद पाइप के अंदर जाके पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर। अलग अलग डायमीटर के वेसल से पहुंचता है। इसको हम अलग अलग डायमीटर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और ब्लड कैपिलरीज हो गया। ये किसमें हमको देखने मिलता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? ये एनीलिडा में, में पूरा का पूरा एनीलिडा में देखने मिलता है। लेकिन लीच को छोड़ के, लीच में हमको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। फिर सिफेलोपोडा में देखने मिलता है, यानी ऑक्टोपस में हमको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। उसके बाद कॉर्डेटा, यानी पूरा जितना सारा कॉर्डेट्स हैं सारा में हमको क्या देखने मिलता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। तो ये मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई किए। फर्दर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।